नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर रही हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाओ, क्लास को फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को राधे राधे, सभी प्यारे साथियों को हमारा प्रणाम और सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद जय भारत। तो आवाज सभी तक पहुंच रही होगी, बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच रही होगी आवाज और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग सभी हमारे साथ जुड़ चुके हो क्लास के साथ। तो चलिए भाई अपनी क्लास को अब शुरू कर लिया जाए। तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप कर दोगे क्लास में, अगर आप सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हो, सभी बच्चे देख पा रहे हो, सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हो, थम्स अप कर दीजिए जिससे हम अपने टॉपिक को खत्म कर सके जल्दी से और फिर जल्दी से नया टॉपिक हमारा शुरू हो सके। ठीक है, चलिए आइए, नमस्ते एक बार फिर से सभी को जो भी क्लास के साथ जुड़े हैं प्यारे बच्चे। और तो आज हमारा जो टॉपिक है सेल वाला वो खत्म होने वाला है। इस टॉपिक में अब हमारी कुछ चीजें बची हुई हैं, जैसे मुझे आपको पढ़ाना है अंतर्द्रव्य चालिका को और मुझे आपको पढ़ाना है सिर्फ आज क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को। तो हम कल की क्लास में बात कर रहे थे प्लास्टिड के बारे में, प्लास्टिड, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे प्लास्टिड के बारे में, यानी कि लवक के बारे में। हम बात कर रहे थे लवक की, और लवक में मैंने आपको कहा था कि लवक 3 तरीके के होते हैं जो आपने पढ़े थे। आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट आपको आज पढ़ना है और ल्यूकोप्लास्ट पढ़ना है। तो कल की क्लास में हमने क्लोरोप्लास्ट को, हरित लवक को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे दूसरे प्रकार के लवक। तो लवक के अंदर जो दूसरे प्रकार के लवक है वो कौन से हैं, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, तो आइए बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णी लवक, जिनको हम लोग वर्णी लवक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इनका एक और नाम है, इनको कलर पिगमेंट भी बोलते हैं भाई, कलर पिगमेंट। मैम क्यों इनको कलर पिगमेंट कहा जाता है? इनको कहा जाता है रंग वर्णक, इनको कह देते हैं हम लोग रंग वर्णक। क्यों कहते हैं इनको रंग वर्णक? क्योंकि ये प्यारे बच्चे हमें, या हमें, हमारे अंदर तो है ही नहीं, हम तो बात कर रहे हैं प्लांट की, ये तो पौधों में ही होते हैं। कल आपको बताया था ये प्लास्टिड जो है ये किसमें होते हैं, प्लांट के अंदर, पादपों में होते हैं भाई, है ना। आप सेल डिवीजन अभी नहीं करेंगे, हम सेल डिवीजन बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने कहा कि यहाँ पर आप लोगों का जो सेल है, जो कोशिकांग वाला जो आपका चैप्टर है, इसमें आप लोगों को आज 2 कोशिकांग करने हैं, उसके बाद आपका ये कोशिकांग वाला जो चैप्टर है यानी कोशिका वाला खत्म। सेल डिवीजन एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में करेंगे, अभी इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो आओ बात करते हैं अब हम लोग कि मैम क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये पादपों के अंदर कलर देते हैं, रंग देते हैं। कौन कौन से कलर देते हैं? सारे कलर देते हैं, सिर्फ हरे और सफेद रंग को छोड़ दो तो पादपों में ये सारे रंग देते हैं। तो इनका काम क्या हो जाता है, तो इनके बारे में लिखेंगे, ये हरे और सफेद रंग को छोड़कर, हरे व सफेद रंग को छोड़कर, हरे व सफेद रंग को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर बाकी सारे रंग, ठीक है, छोड़कर सभी रंग प्रदान करते हैं। तो पादपों के अंदर ये क्या काम करते हैं, हरे और सफेद रंग को छोड़कर बाकी जितने भी रंग हैं उनको देने का काम करते हैं। अब चाहे आप गुलाबी रंग का फूल देखो, चाहे आप लाल रंग का फल कोई फूल देखो, चाहे संतरी, चाहे आप लोग नीला देखें, तो सारे कलर यही देते हैं। ये हरे व सफेद रंग को छोड़कर सभी रंग प्रदान करते हैं। आप लोग लिखकर चलते हैं प्रोवाइड ऑल कलर, प्रोवाइड ऑल कलर्स, है ना, एक्सपेक्ट ग्रीन एंड व्हाइट। तो भैया ग्रीन और व्हाइट को छोड़ दें तो सारे कलर को ये प्रदान करते हैं पौधों के अंदर। कौन मैडम जी? भैया ये जो है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, जिसको आप लोग वर्णी लवक के नाम से भी जानते हो। अब अगला पॉइंट कि मैम ये कहाँ होते हैं, जैसे हमने बात करी थी कि पादपों की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां, है ना, पादपों की जो पत्तियां होती हैं भाई प्यारे बच्चे, क्रोमोप्लास्ट को किसने खोजा था? बेटा मोहल ने खोजा था। अगर आप इनकी खोज लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ मोहल। इनकी खोज पूछी नहीं जाती वैसे, लेकिन मैंने लिख दिया है कि मोहल नाम के साइंटिस्ट ने इनकी खोज करी थी, मोहल ने इनको डिस्कवर करा था। फिर भी आपको पेपर में पूछ ले तो आपने बता दिया मोहल, मोहल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको खोजा था। ठीक है, चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि मैडम जी जैसे कि हरित लवक कहाँ थे? पत्तियों में थे। कल आपने पढ़ा था ना भाई, क्लोरोप्लास्ट तो पत्तियों में थे, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के अंदर। तो ये आपको सामान्यतः या ज्यादातर जो देखने को मिलते हैं ये फल में दिखते हैं, फूल में दिखते हैं। और एक बात बताओ, जब भी तुम किसी पौधे को देखते हो तो पत्तियां तो हरी होती हैं, है ना, सभी प्लांट्स की पत्तियां हरी ही हैं, लेकिन जो फूल होते हैं, जो फल होते हैं वो है रंगीन, वो अलग अलग कलर के होते हैं। आम पीला है, सेब लाल है, संतरा नारंगी है, अंगूर हरे हैं, काले हैं, ठीक है, तो अलग अलग, पपीता पीला है, तो फल अलग अलग रंगों के हैं। फूल, गुलाब का फूल कई रंगों में आता है, काला गुलाब, नीला गुलाब, गुलाबी गुलाब, संतरी गुलाब, गुलाब, ठीक है। आप लोग देखते हो गुड़हल के फूल कितने सुंदर कलर के होते हैं, आप देखते हो चमेली के फूल कितने सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं उसके अंदर। तो मतलब कि जब भी आप फल और फूल को देखते हो वो ज्यादा कलरफुल होते हैं, बस वही होते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो लिखोगे ये फल तथा फूलों में पाए जाते हैं, फल तथा फूलों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिलते हैं आप बताएंगे? फल तथा फूलों में पाए जाते हैं, फूलों में, कलियों में, गाँव की गलियों में, हम दोनों। बस आगे रहने दो और पढ़ो, ये फूल में और कलियों में या फलों में पाए जाते हैं। तो बताएंगे फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं? फाउंड इन फ्रूट्स, ठीक है, एंड फ्लावर। तो ये फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैम ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं क्या इनमें भी कोई वर्णक पाया जाता है? क्या इनके भी अंदर कोई ऐसा चीज, जैसे कि आपने पढ़ा था हरित लवक, हरित लवक के अंदर एक पिगमेंट था, मैंने कहा था हरित लवक के अंदर क्या था? एक पिगमेंट, उसका नाम था क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया गया था क्लोरोफिल। सेम वैसे ही मैम इनके अंदर भी कोई पिगमेंट होते हैं क्या? इनके अंदर भी कोई वर्णक होते हैं क्या, है ना? तो आप लोग कहते हो हाँ जी बिल्कुल होते हैं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल होते हैं इनके अंदर भी वर्णक। क्लियर, कहाँ कहाँ होते हैं? तो भाई आ जाओ, इनके अंदर भी अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो आ जाओ अब बात करते हैं वर्णक, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? तो आप लोग बताएंगे वर्णी लवक के अंदर कौन कौन से वर्णक है, वर्णी लवक में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, कौन कौन से वर्णक होते हैं। तो भाई आप लोग बताकर चलेंगे कि यहाँ पर भी आपको कई वर्णक देखने को मिलते हैं। जैसे हरित लवक था क्लोरोप्लास्ट, तो हरित लवक में तो पर्णहरित पाया जाता था, क्लोरोप्लास्ट में तो क्लोरोफिल था, कल आपने पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन बैठा था? क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा था। वैसे ही इनके अंदर कौन कौन होते हैं? तो इनके अंदर आपको मिलते हैं ज़ैंथोफिल। क्या मिलते हैं बच्चा? ज़ैंथोफिल। तो ज़ैंथोफिल किसके अंदर पाए जाते हैं बताओगे? ज़ैंथोफिल एक तरीके का पिगमेंट है जो कि कहाँ पाया जाता है? कहेंगे क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है मैम, ये कैसा रंग देता है? बेसिकली ये पीला रंग देता है, इसका काम होता है पीला रंग देना। ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। जैसे पपीता पीला है तो किसके कारण? ज़ैंथोफिल के कारण। ठीक है, अब आओ आगे बात करते हैं। दूसरा पिगमेंट कौन सा होता है? कैरेटिनॉइड।
कैरेटिनॉइड, दूसरा पिगमेंट होता है कैरेटिनॉइड, ठीक है। तो दूसरा पिगमेंट है कैरेटिनॉइड। तो प्यारे साथी कैरेटिनॉइड जो होते हैं ये भी एक तरीके के पिगमेंट हैं जो नारंगी कलर देने का काम करते हैं। इनका काम होता है नारंगी रंग प्रदान करना। तो ये नारंगी रंग प्रदान करते हैं। अब नारंगी रंग प्रदान करते हैं तो आपके ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो याद रखना ये ऑरेंज कलर देने का काम करते हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। अब ये बेसिकली कैरेटिनॉइड्स जो होते हैं ये गाजर में भी होते हैं। आपको पूछता है कि गाजर का कलर किसके कारण होता है, तो गाजर जो आप खाते हो, जो बिलायती गाजर आती है, आइए ना, ऑरेंज ऑरेंज कलर की कलर जो होती है गर्मियों में आएंगी, अप्रैल में आनी शुरू हो जाती है, ऑरेंज कलर की जो गाजर आती है, बिलायती गाजर जिनको आप कहते हो, तो ये ऑरेंज कलर की होती है कैरेटिनॉइड्स के कारण, ठीक है। चलो अब मैम तीसरा पिगमेंट इनके अंदर होता है एंथेसाइनिन। एंथेसाइनिन तीसरा पिगमेंट होता है एंथेसाइनिन, ठीक है। तो ये जो एंथेसाइनिन पिगमेंट होता है ये कौन सा कलर देता है, तो ये देता है लाल रंग। एंथेसाइनिन कैसा रंग देता है भाई, लाल रंग देता है। इसका काम होता है लाल रंग प्रदान करना। तो ये सब पिगमेंट है प्यारे बच्चे। जैसे आपने हरित लवक पढ़े थे, उसके अंदर एक ही पिगमेंट था हरित लवक, जो कि पौधों को हरा कलर दे रहा था और सनलाइट को ट्रैप कर रहा था। अब यहाँ पर कैरोटिनॉइड्स में इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे पिगमेंट है। जैसे ज़ैंथोफिल है, पीला रंग देता है भाई, यही तो सारे कलर देते हैं पौधों को, तो इनमें तो बहुत सारे पिगमेंट होंगे, अलग अलग रंग देने वाले पिगमेंट होंगे। तो ज़ैंथोफिल पीला कलर देता है बेसिकली, है ना। कैरोटिनॉइड नारंगी रंग प्रदान करते हैं, गाजर में होते हैं। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि गाजर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, कैरोटिनॉइड के कारण। आप बताओगे एंथासाइनिन। एंथासाइनिन जो होते हैं प्यारे बच्चे ये क्या होते हैं, सूर्यांश जी आपकी बात बिल्कुल सुन रही हूँ मैं, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सुन रही हूँ मैम। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास है ना बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास है। मैंने आपको कल ही कहा था कि जो आपका सेल का थोड़ा बहुत पार्ट बच रहा है उसको करके फिर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चलेंगे। तो अभी मैं आपको लगभग 10-15 मिनट ये पढ़ाने वाली हूँ, इसके बाद हम चल रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लो फिर छूट जाएगा। इसको कंप्लीट करके हम चल रहे हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। तो आओ, तो ये क्या करते हैं, लाल रंग देते हैं। तो कई बार आपको रेड कलर देने वाले पिगमेंट कौन से हैं, तो आप बताओगे एंथासाइनिन। और ये किसमें पाए जाते हैं, ये सेब में पाए जाते हैं, सेब के अंदर, ठीक है, सेब में होते हैं, एप्पल में। अच्छा, एक क्वेश्चन और बन जाता है कई बार कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है। तो नोट डालकर आप लोग एक चीज लिख लेंगे कि टमाटर जो होता है, लाल लाल टमाटर, आहा टमाटर बड़े मजेदार। तो भैया जो टमाटर बड़े मजेदार लगते हैं तुम्हें, टमाटर का जो लाल रंग होता है, रेड कलर ऑफ टोमेटो, रेड कलर ऑफ टोमेटो जो होता है, रेड कलर ऑफ टोमेटो, जब आप टोमेटो खाते हैं विटामिन सी से भरपूर, तो लाल रंग, ठीक है, टमाटर का लाल रंग, जो टमाटर होते हैं इनका जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो टमाटर जब कच्चा रहता है तो हरा है, दैट्स मीन उसके अंदर क्या है, हरित लवक है। लेकिन जब वो पक जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, लाइकोपीन में। इसमें लाइकोपीन, तो लाइकोपीन जो होता है, लाइकोपीन, तो ये लाइकोपीन जो होता है टमाटर के लाल रंग के कारण, मतलब लाल रंग जो होता है टमाटर का इसकी वजह से होता है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट आपने कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे नंबर के लवक की तरफ, जिसका नाम है प्यारे बच्चे, आप जिसको कहते हो ल्यूकोप्लास्ट। तो आइए अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। तीसरे नंबर के जो हैं वो हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये बहुत बार आए हैं पेपर में और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट है बच्चा, इनकी खोज किसने करी, तो इनको भी शिम्पर ने खोजा था। इनकी जो खोज है, इनकी जो डिस्कवरी है, ल्यूकोप्लास्ट को जो खोजा था वो उसी साइंटिस्ट ने खोजा था जिसने हरित लवक को खोजा था। क्लोरोप्लास्ट को जिसने खोजा था, तो क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है किसने खोजे थे, शिम्पर ने, तो शिम्पर ने इनको खोजा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग क्या नाम याद करके चलोगे, शिम्पर। तो शिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था इनको भी, क्लियर, शिम्पर। अब आगे बात करेंगे कि मैम ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्या काम करते हैं। तो देखो, हरा रंग तो दे दिया हरित लवक ने, बाकी सारे कलर दे दिया किसने प्यारे बच्चे, क्रोमोप्लास्ट ने, वर्णी लवक ने। लेकिन अब बच्चा सफेद रंग, क्योंकि मैंने कहा था हरे और सफेद को छोड़ दो तो बाकी सारे रंग ये देते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब बच्चा आपका सफेद रंग, तो सफेद रंग देने का काम यही करते हैं। तो आप लोग बताएंगे ये पादपों को सफेद रंग देते हैं, ये पादपों को सफेद रंग प्रदान करते हैं। इनका काम है सफेद रंग देना, ठीक है, सफेद रंग प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, पादपों को सफेद रंग प्रदान करते हैं। आप बताएंगे प्रोवाइड व्हाइट कलर, क्या करते हैं, प्रोवाइड व्हाइट कलर। तो ये व्हाइट कलर देने का काम करते हैं, सफेद रंग पादपों को देते हैं। जैसे तुम सफेद रंग के बहुत से फूल देखते हो, सफेद रंग की बहुत से सब्जियां देखते हो, मूली, ठीक है। तो आ जाओ अब बात करते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो जैसे हरित लवक पत्तियों में थे, जैसे वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट कहाँ थे, फल और फूलों में थे, सेम वैसे ही ये कहाँ होते हैं, तो ये जड़ और बीज में होते हैं बेटा। तो लिखेंगे ये कहाँ होते हैं, ये पादपों की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, जड़ों में व बीज में पाए जाते हैं, बीज, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये जड़ और बीजों में पाए जाते हैं। तो आपको कभी भी पूछे कि पादपों के अंदर जो वर्णी लवक हैं ये कहाँ, ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होते हैं, तो आप कहेंगे ये जड़ों में होते हैं और बीज में होते हैं। तो बताकर चलते हैं, प्रेजेंट इन, आप लोग बताएंगे प्रेजेंट इन रूट, है ना, रूट जो होती है, रूट्स एंड सीड। तो ये कहाँ कहाँ होते हैं, बीजों में होते हैं और जड़ों में होते हैं। क्लियर, क्लियर भाई सभी का कॉन्सेप्ट, हाँ जी, जड़ में और बीज में होते हैं। भाई जड़ों का कोई कलर नहीं होता, है ना, जड़ों का तो कोई कलर ही नहीं होता बेसिकली। तो ये कहाँ होते हैं, जड़ों में होते हैं और बीज में होते हैं। जब किसी भी बीज को आप तोड़ते हो तो अंदर से व्हाइट सा निकलता है वो, तो ये होते हैं इसी के कारण, ल्यूकोप्लास्ट के कारण व्हाइट कलर का जो बीज होता है। अब हम बात करते हैं कि मैम ये क्या काम करते हैं। तो बेटा ये पादपों के अंदर ऐसे लवक हैं जो भोजन का संचय करते हैं। तो ये पूछा गया प्रश्न है, तो लिखोगे ये पादपों में क्या क्या करते हैं, ये पादपों में स्टार्च, आपको पता है ना पादपों के अंदर जो संचित भोजन है वो स्टार्च होता है, स्टार्च के रूप में रहता है भोजन जो होता है। तो मतलब स्टार्च को भी जमा करते हैं, तेल के कण, तेल को जमा करते हैं और प्रोटीन को जमा करते हैं, ठीक है, प्रोटीन का संचय करते हैं। तो ये क्या करते हैं प्यारे बच्चे, पादपों के अंदर ये आपको पूछा जाता है प्रश्न कि कौन से ऐसे लवक हैं जो स्टार्च, तेल, प्रोटीन इनका संचय करते हैं पादपों में। तो आपका हो गया, ये होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। यानी ल्यूकोप्लास्ट जो है भोजन का संचय करते हैं, और भोजन क्या है, स्टार्च ही तो है भोजन, पादपों का भोजन स्टार्च ही है, इसी को वो स्टोर करते हैं अपने अंदर। तो आपने पढ़ा कि ये पादपों में स्टार्च हो गया, तेल हो गया, प्रोटीन का संचय करते हैं। तो लिखेंगे दे स्टोर्ड स्टार्च, है ना, ऑयल एंड प्रोटीन,
इन प्लांट। तो ये प्लांट के अंदर ये सारी चीजें जो है इनका स्टोरेज करते हैं, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें मैडम जी कि आपने जब हमें क्रोमोप्लास्ट पढ़ाए तो वो कैसे दिखते थे भाई, ये थे क्रोमोप्लास्ट, देखो ये है क्रोमोप्लास्ट, दिख रहा है लिखा हुआ है नाम ऊपर, ये है क्रोमोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक, ये है वर्णी लवक, ठीक है, ये क्रोमोप्लास्ट की फोटो है। और मैम ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे, इनको भी दिखाऊंगी, पहले ल्यूकोप्लास्ट के बारे में सोचो और कुछ पॉइंट आते हैं पेपर में, ठीक है। डॉक्टर बन जाओगे तुम, डॉक्टर कोई नहीं बनना, डॉक्टर बनना है तो आप लोगों को प्यारे बच्चे क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस ही करनी पड़ेगी तभी डॉक्टर बनोगे, ऐसे कुछ नहीं बनने वाले, ऐसे तो तुम झोला छाप भी नहीं बनने वाले, ठीक है। चलो आओ आगे बात करते हैं हम। मैम नवीन सर की कहाँ ही, नवीन सर की क्लास अभी इसलिए नहीं हो रही होगी बेटा क्योंकि नवीन सर की बहन जो है, छोटी बहन, उनकी शादी है और वो थोड़ा सा बिजी है वहाँ पर, और सर की तबियत का भी थोड़ा सा इशू चल रहा है, इस वजह से क्लास नहीं हो रही है, तो 24 तारीख से बिल्कुल होगी, ठीक है। वॉइस तो आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही वॉइस में तो, ठीक है। अच्छा जी, हैप्पी जी, हैप्पी हैप्पी, सारे बच्चे हो गए हैप्पी हैप्पी तुम्हारा नाम सुनकर, ठीक है। मैम ये फूलों में पाए जाते हैं, हाँ जी बेटा ये फूलों में होते हैं, किसी किसी फूल में कोई फूल व्हाइट कलर का भी होता है, तो वहां पर ल्यूकोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ना जर्नली पूछता है ज्यादातर ये कहाँ है, तो जो भी मैंने आपको चीजें लिखवाई है मुख्य रूप से ये यहाँ होते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि किसी किसी पौधे के फूल में भी देखने को मिले, बट फूल में मोस्टली कौन से होते हैं तो आपको फिर क्रोमोप्लास्ट बताना है, ठीक है, क्लियर है ना। चलो आओ आगे बात करते हैं। हाँ बहुत सारे कमेंट तुम्हारे चलते ही रहते हैं, तुम्हारे कमेंट चलते ही रहते हैं। आवाज नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो गया कि आवाज नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। चलो अब हम बढ़ेंगे कि मैम ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनके बारे में बात करते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट, माइक तो बिल्कुल ऑन है बेटा, बैटरी बिल्कुल फुल है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनके बारे में और एक पॉइंट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है इसके बारे में एक और पॉइंट ये होता है कि ये इनमें कोई भी वर्णक नहीं होता। देखो जैसे मैंने बार बार कहा कि जब आपने हरित लवक पढ़े थे तो उसमें आपको पर्णहरित देखने को मिला था, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल देखने को मिला था वर्णक के रूप में, पिगमेंट के रूप में। अभी पढ़े क्रोमोप्लास्ट, इसमें तो बहुत सारे वर्णक थे, जेंथोफिल था, कैरेटिनोइड था, एंथोसाइनिन था, ये सारे आपने पढ़े। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये ऐसे लवक हैं जिनमें कोई पिगमेंट नहीं होते, तो बताएंगे इनमें कोई पिगमेंट नहीं होते, इनमें कोई वर्णक नहीं होते, कोई वर्णक नहीं होते भाई, इनके पास कोई वर्णक नहीं होते, इनके पास कोई वर्णक नहीं होते, क्लियर, नो पिगमेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, नो पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर कोई पिगमेंट्स आपको नहीं देखने को मिलते, कोई वर्णक यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब मैम इसके टाइप्स होते हैं बेटा, हाँ तो इसके ना प्रकार पूछ लेता है, तो ये कई प्रकार के होते हैं, अगर आप इनको देखें तो इनके प्रकार आपको पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के कई प्रकार के होते हैं, इनके आपको टाइप्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से इनके टाइप होते हैं। तो भाई आप जब इस फोटो को देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनके प्रकार आप लोगों को पूछ लेता है। लगभग आप इनको देखेंगे ना तो ये 3 ही पार्ट में है, मेनली इनके 3 ही पार्ट है, ठीक है। ये जो एमाइलोप्लास्ट होता है इसी का एक पार्ट हो जाता है स्टोलाइट्स, तो ये इसका पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है बेसिकली कितने पार्ट्स में बटे हुए हैं, तो याद रखोगे 3 पार्ट्स में बटे हुए होते हैं, 3 प्रकार होते हैं इनके। चलो कौन कौन से ये भी पूछ लेता है। तो देखो आप लोगों को यहाँ नजर आ रहे हैं ये 3 पार्ट होते हैं किसके, आप लोग बताते हो ल्यूकोप्लास्ट के। बेटा एमाइलोप्लास्ट आपको दिख रहा है, एमाइलोप्लास्ट पहले नंबर पर आपको दिख रहा है एमाइलोप्लास्ट। आपको पूछ लेगा कि यहाँ पर कौन सा एमाइलोप्लास्ट, आपको पेपर में पूछेगा कि एमाइलोप्लास्ट किसके भाग होते हैं, हरित लवक के, वर्णी लवक के, अवर्णी लवक के, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना कि एमाइलोप्लास्ट जो है वो ल्यूकोप्लास्ट का एक टाइप होता है, ठीक है। चलो दूसरा कौन सा होता है आपको दिख रहा है, एलायोप्लास्ट होता है, एलायोप्लास्ट। तो दूसरा होता है इलायोप्लास्ट, ये भी पूछा जाता है, इलायोप्लास्ट किसका भाग है तो आप लोग बताकर चलते हो ल्यूकोप्लास्ट का। और भैया तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट, तीसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है ये भी किसका पार्ट है, आप बताओगे प्रोटीनोप्लास्ट भी पार्ट होता है ल्यूकोप्लास्ट का। तो इनके ना ये 3 काम है, ये 3 नाम है जो आपको पूछे जाते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ये किसके पार्ट होते हैं, तो आप कहोगे ये तीनों ल्यूकोप्लास्ट के पार्ट होते हैं। इतना आपको याद रखना है, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से जब आपको पेपर में क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन बनेगा कि एमाइलोप्लास्ट किसका भाग है, आप बताएंगे ल्यूकोप्लास्ट का, ठीक है। या निम्नलिखित में से कौन ल्यूकोप्लास्ट के पार्ट है, तो आपको याद रखना है 3 है, एमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ये आपको याद करना है, ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। बनाना भी ज़ैंथोफिल के कारण पीला होगा प्यारे बच्चे, नहीं अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं हुआ है, अभी आप लोगों का होगा, ठीक है। अब देखो आओ अब चलते हैं, तो यहाँ से आप लोगों के जो क्लोरोप्लास्ट थे वो भी हो गए हैं कंप्लीट, यानी प्लास्टिड भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। मैम अगला जो कोशिकांग है वो कौन सा है, तो आइए अब लास्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लास्ट है प्यारे बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका, अंतःद्रव्य जालिका। तो अब अंतिम है अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है, जहां से आपको पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। अंतःद्रव्य जालिका जिसको हम लोग ER के नाम से जानते हैं, ER शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना लंबा नाम है ना, इसीलिए इसको शॉर्ट में प्यारे बच्चे बोल देते हैं। मैम आप 4 बोल रही थी बेटा, मैंने आपको बताया ना कि ये जो 4 आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो एमाइलोप्लास्ट होता है इसी का पार्ट होता है, ये एमाइलोप्लास्ट का ही पार्ट होता है, स्टेटोलाइट जो होता है, इसीलिए इसको अब इसका पार्ट नहीं माना जाता, तो इसीलिए ल्यूकोप्लास्ट का ही पार्ट नहीं माना जाता, इसीलिए अब ल्यूकोप्लास्ट आपको 3 ही पार्ट्स में कन्वर्ट करके दिए हुए होते हैं, ये इसी का पार्ट होता है, इसीलिए इसको अब एक नया भाग नहीं माना जाता, ठीक है। पुरानी बुक में आपको दिया होता था कि ये 4 पार्ट के होते हैं, अब आपको 3 ही बताकर चलना है, इसलिए मैंने 3 ही आप लोगों को बताया है। आओ अब बात करते हैं अंतःद्रव्य जालिका की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में ER भी बोलते हो। अब मैम ये क्या है, ये इसकी खोज किसने करी थी, इसकी खोज करी थी पोर्टर ने। किसने भाई, इसकी डिस्कवरी करी थी पोर्टर ने। इसको जो डिस्कवर करा था वो करा था पोर्टर ने, पोर्टर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था भाई, पोर्टर, ठीक है। पोर्ट माने घड़ा और घड़े से याद कर लेना पोर्टर, क्लियर। अब ये जो अंतःद्रव्य जालिका है मैम ये किस नाम से जानी जाती है, तो इसको कहते हैं कोशिका का अंतःकंकाल। जैसे आपके शरीर का अंतःकंकाल आपका पूरा शरीर बना रहा है, वैसे ही इसको कहते हैं कोशिका का अंतःकंकाल। तो याद रखेंगे भाई इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहते हैं, इसे कोशिका का
का अंतः कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको कोशिका का अंतः कंकाल कहते हैं। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? इसको कोशिका का अंतः कंकाल कहा जाता है। इसको कहा जाता है एंडोस्केलेटल ऑफ सेल। एंडोस्केलेटन ऑफ सेल। तो सेल का एंडोस्केलेटल किसको कहते हैं? अंतःद्रव्य जालिका को कहते हैं। अब ये जो अंतःद्रव्य जालिका है मैम, ये कितने प्रकार की होती है? इसके भी प्रकार आते हैं। तो ये कोशिका का अंतः कंकाल बनाती है, अंदर का स्ट्रक्चर बनाती है, और ये कोशिका के अंदर दो तरीके का होता है। तो इसके टाइप की जब हम लोग बात करते हैं, इसके प्रकार की जब हम लोग बात करते हैं, तो भैया ये दो तरीके का होता है। इसके टाइप्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ये दो तरीके का है। मैम कौन कौन सा होता है आप बताकर चलते हो? एक होता है खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, जिसको कहते हैं रफ ई आर। रफ ई आर यानी खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है, यानी कि ऐसी जालिका जो देखने में आपको खुरदरी खुरदरी लगती है। जैसे तुमने देखी सड़कें हमारे भारत की सड़कें कहीं कहीं तो इतनी स्मूथ एकदम चिकनी बनी हुई है, और कहीं कहीं भैया ऐसी उन पर ठोकरें लगती रहती है, टबक 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 चलते हैं, है ना, झूलते हुए चलते हैं, धचकियां लगती हैं। तो वो खुरदरी सड़क हो गई जिसपे धचकियां लगी है, पत्थर पड़े हुए हैं, और जो चिकनी है एकदम चिकनी स्मूथ सड़क जिसपे आप बहुत तेज चले जाते हो गाड़ी में, है ना। तो एक होते हैं रफ ई आर और एक होते हैं प्यारे बच्चे चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, जिसको कहते हैं स्मूथ ई आर। दूसरे होते हैं स्मूथ ई आर। स्मूथ ई आर को कहा जाता है चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। क्या कहते हैं? चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। तो अंतःद्रव्य जालिका दो तरीके की होती है, एक खुरदरी और एक चिकनी, यानी कि वन इज रफ एंड सेकंड इज स्मूथ। क्लियर? तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं कि मैम रफ रफ क्यों दिखती है, खुरदरी खुरदरी क्यों दिखती है, और चिकनी चिकनी क्यों दिखती है। तो भैया चिकनी ने फेशियल वेशियल करवा लिया है, जब तुम फेशियल करवाते हो तो स्किन चिकनी हो जाती है, और जब तुम नहाते नहीं हो तो डेड स्किन जमती रहती है, तो खुरदरी हो जाती है। ऐसा हो जाता है क्या? तो कुछ ऐसा ही समझ लेते हैं। ये जो खुरदरी है ना, इसको निकल रहे हैं पिंपल, ऐसा समझो। जब हमें कभी पिंपल निकलते हैं तो हमारी जो स्किन है वो खुरदरी खुरदरी सी लगने लग जाती है। पिंपल हमें फील होते हैं ना, ऐसे ऐसे हम जब ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो पिंपल्स हमें फील होते हैं, खुरदरी खुरदरी लगने लग जाती है। तो पिंपल मतलब इसको पिंपल निकले हुए हैं खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका को। मैम इसे कैसे पिंपल निकल गए? भैया इसको पिंपल निकल गए राइबोसोम की वजह से। राइबोसोम है पिंपल, राइबोसोम आकर चिपक गए इसके पास। तो राइबोसोम ऐसे चिपक गए जैसे कोई मोती चिपक जाता है प्यारे बच्चे। तो राइबोसोम के चिपकने की वजह से क्या हो गया? खुरदरा हो गया। जैसे आ जाओ समझाती हूँ। मान लो ये तुम्हारा केंद्रक है बेटा, ये कोशिका का क्या है? केंद्रक, और ये केंद्रक की भित्ति है, केंद्रक भित्ति, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब न्यूक्लियस के आसपास आप जब देखते हो तो इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे, ये है ई आर, ये है अंतःद्रव्य जालिका जो केंद्र के एकदम पास होती है। अब इस पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे राइबोसोम आकर चिपक जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये चिपक गए राइबोसोम आकर। ये जो मैंने आपको डॉट डॉट बना रखे हैं व्हाइट व्हाइट, ये है राइबोसोम। ये राइबोसोम चिपक गए भाई आकर, ठीक है। मैम वर्णक का क्या मतलब? वर्णक बोले पिगमेंट, पिगमेंट मतलब कलर देने वाले एलिमेंट। जैसे आप होली के दिन पिगमेंट बनने वाले हो सारे, होली के दिन तुम क्या करोगे? एक दूसरे पर रंग डालोगे, है ना। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, तो भैया बरसे का रंग भी, और होली भी आएगी अगले महीने। तो जब आप होली खेलते हो तो आप एक दूसरे पर कलर फेंकते हो, एक दूसरे को कलर में कर देते हो, रंगीन कर देते हो, है ना, रंगीन। तो प्यारे बच्चे वैसे ही पादपों के अंदर जो एक एलिमेंट होते हैं जिनको आप वर्णक कहते हो, जो पादपों में कलर देने का काम करते हैं, रंग देने का काम करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक बच्चा कह रही है करिश्मा यादव जी की मैम पिंपल क्यों होते हैं? बेटा पिंपल होते हैं जब हमारी जब हमारी जो हमारा स्किन होता है वो सीबन, जो हमारा स्किन है वो एक केमिकल निकालता है प्यारे बच्चे, ठीक है, और उस केमिकल को खाते हैं बैक्टीरिया। तो जब वो केमिकल ज्यादा मात्रा में निकलता है तो उस केमिकल को खाने के लिए बैक्टीरिया भी ज्यादा होते हैं, तो बैक्टीरिया जिस एरिया को खाते हैं वो रेड हो जाता है, वहीं पर पिंपल बन जाता है, ये होता है, ठीक है, क्लियर। क्लियर भाई? हाँ हाँ, होली आने तो छुट्टियां तो तभी भी पड़ेगी। चलो अब आओ इधर बात करते हैं। अब आपने देखा कि भाई ये है आपकी अंतःद्रव्य जालिका, और ये कौन सी है? ये तुम्हें खुरदरी खुरदरी दिख रही है, तो दैट्स मीन ये है रफ ई आर। इसको कहते हो आर ई आर, मतलब रफ ई आर मतलब खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। और मैम अब जो आप बनाने वाली हो, फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पर आपको कोई राइबोसोम नजर नहीं आ रहे, यहाँ पर कोई छोटे छोटे मोती मोती सफेद सफेद नजर नहीं आ रहे, तो ये क्या है? ये है आप लोगों की एस ई आर। एस ई आर बोले तो स्मूथ अंतःद्रव्य जालिका, यानी कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो रफ यार होती हैं ये कहाँ होती हैं? तो आपको दिख रहा है ये नियर टू न्यूक्लियस है, ये केंद्रक के समीप है प्यारे बच्चे, नियर टू न्यूक्लियस, ये आपके केंद्रक के समीप होती हैं। दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल कि मैम ये बिल्कुल केंद्रक के समीप है, ये केंद्रक के समीप है, आपको नजर आ रहा है, ठीक, बिल्कुल ये केंद्रक है, और ये इसके पास है, देखो बिल्कुल। और ये जो स्मूथ यार होती हैं, ये जो स्मूथ यार है ये कहाँ है? ये कोशिका झिल्ली के करीब होती है, ये कोशिका झिल्ली के करीब है। कोशिका झिल्ली कहाँ है? कोशिका झिल्ली अभी दिखाऊंगी। तो ये कहाँ है? कोशिका झिल्ली के करीब है, तो ये कोशिका झिल्ली के करीब होती है या समीप, तो ये कोशिका झिल्ली के समीप है। समझ में आ गई बात? तो ये होती है नियर टू सेल मेम्ब्रेन, नियर टू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन आपने पढ़ी थी, कोशिका के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, तो कहाँ है मैम यहाँ सेल मेम्ब्रेन? तो ऐसा समझो, मैं जो रेड कलर से बना रही हूँ ये सेल मेम्ब्रेन है आप लोगों की, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो भैया ये जो आप लोगों का केंद्रक है इसके पास तो होती है रफ यार, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, मैंने लिख दिया है, ये केंद्रक के समीप होती है। और जो ये है आपकी कोशिका झिल्ली, ये जो लाल कलर से मैंने बनाई है ये कोशिका झिल्ली है बेटा, ये है कोशिका झिल्ली। तो ये जो आप लोगों की चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है, स्मूथ यार, ये कोशिका झिल्ली के करीब होती है, ये कोशिका झिल्ली है, ये इसके करीब है, तो ये इसके ज्यादा करीब है और ये इसके ज्यादा करीब है, ठीक है ना। तो ये आपको पूछा जाता है कि कौन कहाँ होती है। तो जो रफ यार होता है इस पर, इसको रफ क्यों कहते हैं बेटा? आपने समझा इसको रफ क्यों कहते हैं? बताओ सारे बच्चे, ये तुम्हें रफली क्यों नजर आ रही है? ये जो तुम्हें यहाँ पर इसके डॉट 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 नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये आपको क्यों खुरदरी खुरदरी सी नजर आ रही है? इस पर ये पिंपल पिंपल से क्या नजर आ रहे हैं? ये है राइबोसोम, ये है राइबोसोम। तो आप जानते हो कि खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, इसी के कारण ये खुरदरी सी नजर आती है। और यहाँ पर आपको कोई राइबोसोम नहीं दिख रहे, ये एकदम स्मूथ है, इस पर कोई डॉट 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 नहीं नजर आ रहा, ये एकदम स्मूथ है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ कोई राइबोसोम नहीं है। अब आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि कौन सी अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम है और कौन सी अंतःद्रव्य जालिका पर राइबोसोम नहीं है। तो जब हम ईआर की बात करते हैं, ईआर तो मैंने अभी आपको बताया था, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो तरीके का होता है, अभी आपने पढ़ा, एक होता है आर ई आर यानी कि रफ ईआर इसको बोलते हो,
ठीक है, तो ये कहाँ था, ये था केंद्र के समीप, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, यहाँ क्या होते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ये खुरदरी है, तो आपको पूछता है कि कहाँ राइबोसोम है, तो यहाँ पर राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है, इस पर पाए जाते हैं राइबोसोम। अब मैम राइबोसोम पाए जाते हैं तो इसका कार्य क्या हो जाता है, फिर ये फंक्शन क्या करती है, इसका कार्य क्या हो जाता है, तो भाई मैंने कहा था राइबोसोम को तो एक ही काम आता है, राइबोसोम जहां जाएंगे एक ही काम करेंगे, जैसे कि एक कोई भी व्यक्ति है वो जहां भी जाएगा एक ही गाने पे डांस उसका शुरू हो जाता है, एक ही गाने पर डांस करता है वो हर जगह, वैसे ही राइबोसोम एक ही गाने पर नाचते हैं हमेशा, प्रोटीन लाओ प्रोटीन लाओ, तो मतलब इनका काम है प्रोटीन का फंक्शन। तो यहाँ पर ये चिपक गए हैं इसके ऊपर जाकर, तो यहाँ भी इससे कहते हैं ईआर से कि बहन प्रोटीन बनाना, अरे बहन प्रोटीन बनाना, तो ये जो ईआर होती है आपकी खुरदरी ईआर या खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, जिसको आप कहते हो खुरदरी, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, ये क्या करने लग जाती है, ये भी प्रोटीन बनाने लग जाती है। तो यहाँ पर इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण। आपको एग्जाम में आता है कि कौन सी अंतःद्रव्य जालिका का काम प्रोटीन संश्लेषण करना है, तो ये करती है प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, तो इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, ये प्रोटीन संश्लेषण करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस। तो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका का जो काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, समझ में आ गई बात, तो ये करती है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्लियर। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होती है, मैम हिंदी में लिखो बेटा, मुझसे गलती हो गई थी, मैंने वहां लिख दिया, ये लिख दिया, फिर मैंने फटाक से खुरदरी, और बच्चा मैंने हिंदी में देखो अभी अभी लिखा था, ये नहीं लिख रखा मैंने पूरा का पूरा हिंदी में, है ना, ये नहीं लिख रखा मैंने पूरा का पूरा हिंदी में, तो यही तो है प्यारे बच्चे, इसी को तो आप लोग आर ई आर कहते हो और इसको आप कहते हो एस ई आर, तो देखो मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं, फूफा जी से छोड़ो, तुम मामा जी से मौसा जी से सबसे शिकायत कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब चल रहे हैं आगे की तरफ, अब हम बात कर रहे हैं कि मैम दूसरा ईआर कौन सा होता है, तो दूसरी होती है एस ई आर, बोले तो स्मूथ ईआर, जिसको आप कहते हो स्मूथ ईआर, यानी कि चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है। तो ये जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका है मैम, ये क्या काम करती है, अब भैया यहाँ तो राइबोसोम नहीं थे, आपने हमें दिखाया यहाँ तो राइबोसोम है ही नहीं, ये तो इसीलिए तो इसका नाम चिकनी अंतःद्रव्य जालिका है, राइबोसोम ही नहीं है, तो ये क्या काम करती है, इसका क्या फंक्शन होता है, तो इसके कार्य की जब हम बात करते हैं, इसके फंक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये लिपिड संश्लेषण करती है, इसका काम होता है लिपिड संश्लेषण, ठीक है, इसका कार्य क्या है, लिपिड संश्लेषण, ये करती है लिपिड सिंथेसिस। मैम लिपिड क्या होता है, लिपिड होता है बेटा वसा, यानी कि फैट, तो ये वसा का संश्लेषण करती है। वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही है बेटा, ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का यहाँ पर सारी चीजें ठीक, तो ये हो गया ईआर भी कंप्लीट। तो इसका काम पूछा जाता है और इसका काम पूछा जाता है, ये क्यों खुरदरी है ये पूछा जाता है क्योंकि यहाँ राइबोसोम है, या कोई राइबोसोम मैंने लिखवाया नहीं है, तो यहाँ पर होता है लिपिड का संश्लेषण, लिपिड होता है फैट, फैट यानी वसा, और बच्चा ये प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का कोशिकांग जो हो गए वो कंप्लीट हो गए। आज एक बच्चे का बर्थडे अंजू, आशु, आशु जी हैप्पी बर्थडे टू यू जी, ठीक है, आप अच्छा इंसान बने जी और आप जीवन में सक्सेसफुल हो। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश को लेकर संश्लेषण करते हैं, उसको खींचते हैं अपनी तरफ और उसको स्टोर करके खाना बनाते हैं, तो संश्लेषण का मतलब हो जाता है एक तरीके से बनाना, फॉर्मेशन करना, ठीक है। चलो तो अब आपका ये खत्म, सेल टॉपिक खत्म, अब सेल आपका जो डिवीजन है वो एक अलग चैप्टर उसको कराएंगे हम बाद में, पहले आज की क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, पाचन तंत्र। तो भैया थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम की अब हम लोग बात करेंगे, पाचन तंत्र की अब हम लोग बात करते हैं। तो जो पाचन तंत्र है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक बता के चलूंगी, फिर आपको पढ़ेंगे इसको डिटेल में कल की क्लास में। तो आओ भाई, आज आप लोगों का बायोलॉजी का जो सेल था, महाकुंभ, महाकुंभ ना लिया तुमने ऐसा समझो, बहुत बड़ा टॉपिक है सेल, देखो कितनी क्लासेस में खत्म हुआ है, तो समझो तुम महाकुंभ ना लिए हो, अब क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो आप लोग क्या हो, महाकुंभ नहाकर आ चुके, देखो मैंने तुम्हें महाकुंभ नहा दिया यहीं बैठे बैठे क्लास लेते लेते। तो अभी तक आप लोगों ने क्या कर लिया, परिसंचरण तंत्र कर लिया है, खून का ब्लड कर लिया है आप लोगों ने कर लिया है प्यारे बच्चा, जो आप लोगों का स्केलेटल सिस्टम था उसको आपने कर लिया, आप लोगों ने कर लिया है प्यारे बच्चे अब सेल वाले चैप्टर को। अब हम चल रहे हैं एक और सिस्टम की तरफ जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपके शरीर का पाचन तंत्र, ठीक है। हाँ जी भैया, आप तो सबके हैप्पी बर्थडे हो गए, नीतीश का भी हैप्पी बर्थडे है, गौरव कुमार का भी हैप्पी बर्थडे है, तो भैया सारे के सारे बच्चे जिनका भी आज हैप्पी बर्थडे है सभी को हैप्पी बर्थडे की शुभकामनाएं, और आप सभी जीवन में सफल हो जाएं, सभी जीवन में अच्छा इंसान बने, ठीक है। आ जाओ अब लिखते हैं, ठीक, चलो अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पाचन तंत्र क्या होता है। तो बेटा आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे खाना खाते हैं वो सारे कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप करो, जो भी बच्चे खाना खाते हैं वो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार थम्स अप करो। भाई मेरे हिसाब से यहाँ कोई नहीं ऐसा बैठा होगा जो खाना ना खाता हो, सब खाना खाते हैं और सब मल त्यागते हैं, ठीक है। अब खाना खाने से और मल त्यागने तक की जो क्रिया तुम्हारे शरीर में चल रही है, ये जो उथल पुथल तुम्हारे शरीर में चल रही है, यही है पाचन। जब आपने खाना उठा उठाकर प्लेट में सजाया, शादी में जाते हैं हम लोग, आजकल शादी चल रही है, प्लेट उठाई, अरे भैया रसगुल्ले भी रख लेता हूँ साइड में, इधर हमने थोड़ी सी सब्जी रख ली मिक्स वेज, इधर हमने रख ली थोड़ी सी पनीर की सब्जी अपनी प्लेट में, इधर से रसमलाई रख ली, है ना, और दो पूरियां रखी, नान रखी, और भैया रायता उठाया, सलाद रखी, और बैठ गए टेबल पर, खाओ मजे से। अब ये जो खाना प्लेट में रखा था उसको आप मुंह से खाओगे, अब मुंह में जब उस खाने को आपने रखा वहां से लेकर और जब आप अगले दिन मल त्यागोगे वहां तक की जो क्रिया है वही है तुम्हारा डाइजेशन, वही है तुम्हारा पाचन, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ बच्चे हैं मुझे लग रहा है जो खाना नहीं खाते, जिनके अंगूठे मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, उनके कमेंट चल रहे हैं बस, ठीक है ठीक है। तो कुछ बच्चे होंगे जो हवा खाते हैं, कुछ बच्चे होंगे जो खाना खाते हैं, तो ये क्लास खाना खाने वाले बच्चों के लिए है, बड़ा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। पाचन क्या होता है सबसे पहले ये पढ़ते हैं मैम, डाइजेशन क्या होता है, बहुत सिंपल चीज बेटा, रोज करते हो आप, रोज, ठीक है, पाचन की क्रिया डेली करते हो। दिन में आपका शरीर, आप जो खाना खाते हो दिन में लगभग 3 टाइम तो खाते हो, हद से हद कम से कम 3 टाइम तो खाना खाते हो, सुबह दोपहर शाम, बीच में अलग अलग कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं हम लोग, वो अलग बात है। तो इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि हम पाचन नहीं करते, सब करते हो। और तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा जगी होनी चाहिए, वास्तव में ये पाचन क्या है। जब आज रात का खाना खाओगे तुम सारे के सारे, तो तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट घूमता रहना चाहिए जो आज मैं आपको पढ़ाकर जा रही हूँ, ठीक है। तो बच्चा डाइजेशन क्या होता है, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, इतनी सी बात है, ठीक है। तो लिखेंगे भोजन के बड़े अणुओं को, अभी समझाऊंगी, पहले लिख लो भोजन के बड़े अणुओं को, बड़े अणुओं को, ठीक है, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना, ठीक है, छोटे अणुओं में तोड़ना, भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना,
पाचन कहलाता है। ठीक है, क्या करता है बेटा? पाचन कहलाता है। आपको कभी भी पूछता है कि पाचन क्या होता है तो आप कहेंगे भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया। पहले लिख लो, ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज पार्टिकल ऑफ फूड इनटू स्मॉलर। तो भोजन के जो बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। मैम कैसे? जैसे जब आपने खाई रोटी, अब रोटी का एक बाइट लिया, ऐसे तोड़ी रोटी को आपने, उसको अपने मुंह में रखा, फिर उसको आपने चबाया, नाम 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 ऐसे ऐसे करके चबाया। तो तुम क्या कर रहे हो फिर उसके साथ? तुम उस रोटी के बड़े पीस को छोटे पीसों में तो कुतर रहे हो अपने दांतों से, है ना, ऐसे करके ऐसे करके कुतर रहे हो, और आपके मुंह के अंदर है लार, आपके मुंह में है सलाइवा। तो एक तो आपने दांतों से उसको कचूमर बना दिया रोटी का, दूसरा आपकी लार मिल गई उस खाने के अंदर, तो लार ने क्या करा? उस खाने के अंदर जो भी पोषक पदार्थ थे जैसे कार्बोहाइड्रेट था उसका कचूमर बनाना शुरू कर दिया। तो आपके मुख के अंदर हो रहा है खाने का केमिकल डाइजेशन। केमिकल मतलब कि आपका जो मुख है, आपने क्या करा? अपने मुख के अंदर खाने को प्यारे बच्चे चबाया, दांतों से कुचला, और आपका जो लार है उसमें केमिकल मतलब उसमें एक एंजाइम जो आपके खाने में मिल गया और खाने का पाचन करना उसने शुरू कर दिया। तो भोजन के बड़े अणुओं को ही छोटे अणुओं में तोड़ते हैं जब हम खाना खाते हैं। अब जब आपने अपने दांतों से चबाकर उस पीस को, लकड़ी आप खाने का जो पीस है उसको क्या कर दिया? छोटा कर दिया, उसको आपने निगल लिया, निगलकर वो आपके पेट में पहुंचा। पेट में भी कुछ एंजाइम मिलेंगे भाई, पेट में भी कुछ एंजाइम है। अब पेट के अंदर जो एंजाइम है वो उस खाने को और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ेंगे, फिर खाना आंतों में पहुंचेगा, आंतों में भी एंजाइम है वो, और वहां पे छोटे छोटे पार्टिकल में टूटेंगे, और एट लास्ट इतना बारीक कर दिया जाएगा वो खाना कि आपके खून में मिल जाए, और खून उस खाने को बहाकर आपकी कोशिकाओं में ले जाएगा। कैसे? चलो समझते हैं एक छोटे से पार्ट से। देखो, मान लीजिए ये तुम्हारा मुंह है। अब क्या हो गया? मैम ऐसा मुंह तो हमारा नहीं है। मैंने कहा मान लो, मुझे पता है तुम्हारा मुंह बहुत अच्छा है, बट मान लो ये तुम्हारा माउथ है बेटा, माउथ, ये तुम्हारा मुख है, मुख। अब मैंने तुम्हारे मुंह में दे दिया, क्या खाना चाहते हो बताओ, क्या खाना चाहते हो ये बताओ। ठीक है, मैम लड़कियां खाना कम खाती हैं, भाव ज्यादा खाती हैं, और खिलाने वाले कौन है ये भाव? ये बता दो। ये लड़कियां जो है इनकी आदत किसने बिगाड़ रखी है? भाव कौन खिलाता है इन्हें? तो तुम क्यों भाव खिलाते हो? तुम खाना खिलाया करो ना, है ना, अपने आप सुधर जाएंगी। ठीक है, तो अब देखो इधर, ऐसे नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, नहीं करते, तुम अच्छे बच्चे हो, मैं गंदी बच्ची हूँ, नाम नाम ऐसे नहीं करते तुम, मैं करती हूँ ऐसे। चलो सुनो, अब आप रोटी खाना चाहते हो, ठीक है, मैंने आपको रोटी खवाई, आपने रोटी का एक छोटा सा बाइट लिया, उसको दांतों से चबाया, चबाकर वो डिश क्या हूँ ऐसे 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 आपके पेट में पहुंच गई, ऐसे करके। ठीक है, ये आपका पेट है। अब आपकी यहाँ पे छोटी आंतें ऐसे करके, ठीक है, ये छोटी आंत है, और यहाँ है आप लोगों की बड़ी आंत, ये है आप लोगों की बड़ी आंत, ये बड़ी आंत है। आपने क्या करा? जब आपने खाना खाया तो खाना आपके पेट में गिरा, यहाँ उसका पाचन हुआ, यहाँ से निकलकर फिर दांतों में गया, यहाँ उसका पाचन हुआ, और पाचन होकर यहाँ पर कंप्लीटली वो खाना डाइजेस्ट हो गया। मतलब आप आगे अभी पढ़ोगे कि छोटी आंत जो होती है इसमें हमारा जो खाना होता है वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है फूड का। ठीक है, अब कंप्लीटली डाइजेशन का मतलब है कि यहाँ खाना इतना बारीक हो गया है कि यहाँ से आपका खाना आपके ब्लड में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो इस खाने को ब्लड में मिला देंगी। यहाँ पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ से खाना जो है पचकर पूर्ण रूप से अच्छा ब्लड में मिल जाता है, पूरी बॉडी के थ्रू जो आपका ब्लड बह रहा है पूरी बॉडी में, वो ब्लड ही पोषक पदार्थों को आपकी कोशिकाओं में ले जाता है। खाना क्यों चाहिए? खाना आपकी कोशिकाओं तक पहुंचाना है। खाने से आपकी कोशिकाओं को ग्लूकोज मिलता है। मान लो ये आपके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये, तो इन सब कोशिकाओं को खाना पहुंचाना है, खाना ब्लड पहुंचा कर आएगा इनको, और ये सब खाने से ग्लूकोज को निकाल लेंगी और उस ग्लूकोज को जलाकर फिर एनर्जी देती है। तो आपका खाना जो है आपके शरीर में जो आपकी कोशिका है उनको चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए। हम जैसा खाते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर हम अच्छा खाना खाते हैं तो हमारी कोशिकाएं भी जवान रहती हैं, खुश रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, हमारा चेहरा भी खिलखिलाता रहता है। लेकिन अगर हम उटपटांग खाएंगे तो हमारी कोशिकाएं बेचारी भूख से तड़प पड़ती हैं, उनको उटपटांग भेज रहे हो तुम, कचरा भेज रहे हो कोशिकाओं में, तो कोशिकाएं कचरे से कब तक जिंदा रहेंगी? बेचारी मरने लग जाती हैं, हम भी बूढ़े लगने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, और एट लास्ट हमारी कोशिकाएं, लीवर, किडनी, इनकी कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं। तो इसीलिए अच्छा हेल्दी जो हम खाते हैं वो हमारी कोशिकाओं को भी अच्छा, खुशमिजाज और हेल्दी रखता है। तो प्यारे साथियों, आपने आज यहाँ पर देखा कि जब हम पाचन की क्रिया करते हैं तो पाचन की क्रिया में क्या होता है? भोजन के बड़े अणु जो होते हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं कल की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, धुआं क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि इसमें आग लग रही है, इसका ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज की उपस्थिति में, आग नहीं लगेगी बट बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, याद रखना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे चीजों को, क्योंकि जैसे मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू करूंगी आहार नाल का, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर टाइम हो जाएगा। तो कल की क्लास में हम लोग आहार नाल का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है इसके बारे में कल की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्री कैनाल से हम लोग कल की कहानी को शुरू करेंगे। हेडिंग आप लोगों की कॉपी में डली हुई होनी चाहिए, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे इसको यहाँ से। हाँ जी, पीवाई क्वेश्चन आप लोगों को जो संडे में आप सैटरडे में जो आप क्विज लगाते हो उसमें मिलते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो भाई धन्यवाद, नमस्कार, हम मिलेंगे कल, और एलिमेंट्री कैनाल के साथ कहानी शुरू होगी और फिर कहानी आगे चलेगी दांतों से, जीभ से, और आपकी सलाइवा से लेकर आपकी फूड पाइप से लेकर आप लोगों के पेट तक, आंतों तक की कहानी को हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार। मैडम जी आप भी खाया पिया करो बेटा, हम खाते पीते हैं बट मेहनत इतनी हो जाती है पूरे दिन भर में, बस वो पता ही नहीं चलता कि कहाँ भाग गया, एनर्जी बेचारी ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। तो अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।